stranded DNA or RNA tagged with a radioactive molecule probe। तो फिर इसमें हमने डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड जो डीएनए या फिर आरएनए है, हमने उससे रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ जोड़ दिया है, जिस रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल को प्रोब भी कहते हैं। इस अलाउड टू हाइब्रिडाइज टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। अब हमने इसे अलाउ किया है जुड़ने में, बदलने में विद इट्स कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। हमने एक अलग से डीएनए सिंथेसाइज किया था, तो फिर हमने उस रेडियो एक्टिव जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आरएनए है उसे हमने इसके कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए या फिर आरएनए के साथ जोड़ दिया। मान लो जैसे कि रेडियो एक्टिव डीएनए ये है, सिंगल स्ट्रैंडेड रेडियो एक्टिव डीएनए या फिर आरएनए, उसके साथ फिर हम जोड़े इसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। तो फिर जैसे ये है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, तो फिर हमें पता है अगर ए बॉन्ड होगा, यहाँ पर ए बॉन्ड होगा, तो फिर इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा टी बॉन्ड। यहाँ पर सी बॉन्ड होगा तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा जी बॉन्ड। तो फिर इसे कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि ये इस हमारे रेडियो एक्टिव डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री ये डीएनए है, इसलिए हम इसे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कह रहे हैं। तो फिर हमने जो बनाया था डीएनए विद रिकॉम्बिनेंट मतलब जीन इंजीनियरिंग, तो फिर हमने इसमें पहले डीएनए या फिर आरएनए को, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या फिर आरएनए को रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ जोड़ा था। रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल को यहाँ पर प्रोब भी कहते हैं। और फिर हमने इस सिंगल स्ट्रैंडेड, क्योंकि ये था डीएनए या फिर आरएनए, तो हमने इसे इसके कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के साथ जोड़ दिया इन क्लोन ऑफ सेल्स। तो फिर हमने किसके कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के साथ जोड़ा है? क्लोन सेल्स के कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के साथ इस रेडियो एक्टिव डीएनए को जोड़ा है। फॉलोड बाय डिटेक्शन विद ऑटो रेडियोग्राफी। तो फिर अब हमने जो ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के साथ जो रेडियो एक्टिव डीएनए को जोड़ा था, ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए एक्चुअली क्लोन सेल का डीएनए था, जिसके साथ हमने अपना रेडियो एक्टिव डीएनए जोड़ा है। और फिर उसके बाद जब हमने क्लोन सेल के साथ अब इन दोनों डीएनए को जब जोड़ दिया है, तो फिर उसके बाद फिर हम डिटेक्शन करेंगे, जिसमें हम ऑटो रेडियोग्राफी यूज़ करते हैं। विद द हेल्प ऑफ ऑटो रेडियोग्राफी हम ये फिर डिटेक्ट करेंगे हमारे क्लोन सेल को, जिसमें हमने अभी अभी डाला था अपना रेडियो एक्टिव डीएनए जो क्लोन हुआ था, मतलब जो मल्टीप्लाई या फिर रेप्लिकेट किया था क्लोन सेल के कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के साथ। तो फिर ईयरफोन्स के साथ पढ़ाने में थोड़ा मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैंने अभी ईयरफोन्स निकाल दिए। द क्लोन हैविंग द म्यूटेटेड जीन विल हेंस नॉट अपीयर ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म। तो फिर अब जो क्लोन वाला जो सेल था, हमने जिसमें रेडियो एक्टिव जीन डाला था, नहीं मतलब डीएनए या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए डाला था, तो फिर वो क्योंकि वो जीन म्यूटेट हो गया है, मैंने बदल गया है, इसलिए वो फोटोग्राफिक फिल्म में नहीं आएगा। तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। तो फिर हमने क्या किया, हमने सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आरएनए को इसके साथ जोड़ दिया रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ, जिसे प्रोब भी कहते हैं। तो फिर ये डीएनए आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है, डबल स्ट्रैंडेड नहीं है। और फिर उसके बाद फिर हमने इसे एक क्लोन सेल में डाल दिया, और फिर जो क्लोन सेल में जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है इसका उसके साथ जुड़ जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा, रेप्लिकेट करेगा। तो फिर ये जो सेल है हमारा क्लोन सेल का डीएनए ये यूज़ करेगा बाइंड करने के लिए, ताकि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए या फिर आरएनए बन जाए। तो फिर इस डीएनए ने, जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसने यूज़ कर लिया क्लोन सेल का कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, ताकि ये डबल स्ट्रैंडेड बन पाए। तो फिर कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये है कि अगर मान लो यहाँ पर
ए बॉन्ड होगा, तो फिर इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा टी बॉन्ड, यहाँ पर सी बॉन्ड होगा, तो यहाँ पर जी बॉन्ड होगा कॉम्प्लीमेंट्री। ये दोनों डीएनए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, तो फिर इसे हम फिर एक साथ जोड़ देंगे क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री, तो एक साथ जुड़ जाएगा और फिर उसके बाद फिर ये रेप्लिकेट करने लगेगा इनसाइड दी होस्ट सेल। और फिर जब क्लोन जीन्स में, क्योंकि हम क्लोन सेल्स का डीएनए यूज़ कर रहे थे ताकि हम अपने सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आरएनए को मल्टीप्लाई कर सके उस क्लोन सेल के अंदर, तो फिर अब वो क्लोन सेल के अंदर उसके जीन्स बदल गए होंगे क्योंकि उसके जीन के साथ तो अब रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल आ गया ना। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आरएनए वो था रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल, तो फिर रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के कारण फिर इस क्लोन जीन का डीएनए बदल गया होगा क्योंकि अब इसमें अब रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल जुड़ गया है क्लोन जीन में, मतलब क्लोन सेल में। और फिर उसके बाद फिर जब ये हमने प्रोसेस कर लिया, हमने इंट्रोड्यूस कर लिया क्लोन सेल्स में अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए इस केस में है रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ, तो फिर अब इसके बाद फिर हम डिटेक्ट करेंगे हमारे क्लोन सेल को रेडियोग्राफी को इस्तेमाल करके। द क्लोन हैविंग द म्यूटेटेड जीन विल हेंस नॉट अपीयर ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म। तो फिर अब जो जीन, मतलब जो सेल बदल गया है, जिसका जीन बदल गया है, म्यूटेट माने बदलना, तो जिस क्लोन का जीन बदल गया है ड्यू टू रेडियो एक्टिव डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आरएनए, तो फिर अब वो दिखेगा नहीं हमें फोटोग्राफिक फिल्म में, बिकॉज द प्रोब विल नॉट हैव कॉम्प्लीमेंट्री विद द म्यूटेटेड जीन, क्योंकि प्रोब जो हमारा रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल है उसके पास स्ट्रैंड नहीं है म्यूटेटेड जीन के साथ बाइंड करने के लिए। जैसे कि मान लो ये रेडियो एक्टिव मटेरियल है और जीन है और ये है हमारा म्यूटेटेड सेल के जीन्स जो क्लोन से हमें मिले हैं, तो फिर ये एक दूसरे से बाइंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसके पास कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है इसका। मान लो अगर यहाँ पर ए बॉन्ड है तो फिर यहाँ पर टी बॉन्ड होना चाहिए था, पर यहाँ पर इसके जगह सी आ गया या फिर जी आ गया, तो फिर इसलिए इसके पास रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के पास नहीं था वो कॉम्प्लीमेंट्री हमारे म्यूटेटेड जीन के लिए, तो फिर इसलिए ये दोनों बाइंड नहीं कर पाए, ये दोनों बॉन्ड नहीं बना पाए, इसलिए वो हमारा क्लोन सेल अपीयर नहीं कर रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है फोटोग्राफिक फिल्म में। तो फिर एक बार पूरा समरी कर लेते हैं। तो फिर हमने सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए को जोड़ दिया रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ जिसका नाम है प्रोब, और फिर उससे क्योंकि सिंगल स्ट्रैंडेड है तो इसे डबल स्ट्रैंडेड होने के लिए हमने इसे क्लोन सेल में डाल दिया, और फिर अब ये क्लोन सेल के जो डीएनए हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री हमें मिल गए अपने सिंगल स्ट्रैंडेड रेडियो एक्टिव डीएनए या फिर आरएनए के लिए, और फिर वो एक साथ बॉन्ड बनाएंगे, पर रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल नहीं बना पाएगा, सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए ही बना पाएंगे इस केस में। और जब ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन रेप्लिकेशन ये क्लोन सेल में, तो फिर इसके बाद फिर हम अपने क्लोन सेल को डिटेक्ट करेंगे ऑटो रेडियोग्राफी के हेल्प से, और फिर जिस क्लोन सेल का जीन म्यूटेट हो गया माने बदल गया ड्यू टू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आरएनए जो बाइंड था रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ, तो फिर वो क्योंकि क्लोन सेल उसके साथ बाइंड कर गया उस डीएनए के साथ, रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ जो हमने इसमें इंट्रोड्यूस किया था क्लोन होस्ट में, तो फिर वो म्यूटेट हो गया माने वो जीन बदल गया क्योंकि वो बाइंड कर गया था, डबल स्ट्रैंडेड बना दिया था अपना डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर
विद हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ या फिर आरएनए के साथ, तो फिर इसलिए वो जीन बदल गया क्लोन सेल का, तो फिर इसलिए अब वो फोटोग्राफिक फिल्म में नहीं दिखेगा, क्योंकि प्रॉब जो है रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल वो नहीं अपना बॉन्ड बना पाया म्यूटेटेड या फिर बदले हुए जीन के साथ अपना बॉन्ड नहीं बना पाया, क्योंकि उसके पास कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड नहीं था म्यूटेटेड जीन के लिए। और कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड हमें पता है, जैसे कि मान लो ये है म्यूटेटेड जीन और ये है हमारा जो रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल जिसका नाम है प्रोब। तो फिर इसके पास मान लो यहाँ पर ऊपर है ए, तो फिर यहाँ पर इस जो हमारा जो रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल है जो प्रोब है इसके पास टी होना चाहिए था, पर टी नहीं है, इसके बजाय कोई और हो सकता है जैसे सी, जी, तो फिर या फिर ए। तो फिर इसके पास इसका कॉम्प्लीमेंट्री मिला नहीं जिसके साथ ये बाइंड कर पाए, तो इसलिए वो बाइंड नहीं कर पाए एक साथ, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर नहीं बना पाया प्रोब या फिर रेडियो एक्टिव मटेरियल। इसलिए फोटोग्राफिक फिल्म में हमें अपना क्लोन सेल नहीं मिला जिसमें हमने अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंट्रोड्यूस किया था, लाया था। ELISA is based on the principle of antigen antibody इंटररिएक्शन। इस स्टेटमेंट का ये मतलब है कि एलाइज़ा किस चीज़ में बेस्ड है, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो फिर एलाइज़ा एंटीबॉडी और एंटीजन इंटरैक्शन पे बेस्ड है, यानी एंटीजन एंटीबॉडी का मिलने का जो है उसके प्रिंसिपल पे एलाइज़ा बेस्ड है। Infection by pathogen can be detected by the presence of antigens। तो फिर हम जब इन्फेक्शन होता है पैथोजेंस के द्वारा तो हम उसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हम देखेंगे कि कितने एंटीजन या फिर एंटीजन प्रेजेंट है कि नहीं, तो फिर उससे हम पता लगा सकते हैं। और एंटीजन्स में क्या आता है, प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन एक्सेट्रा। और बाय डिटेक्टिंग दी एंटीबॉडी सिंथेसाइज्ड अगेंस्ट दी पैथोजन। तो फिर अब हमें पता है जब एक पैथोजन आता है तो फिर उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए एंटीबॉडीज़ बनती है। तो फिर अब कैसी टाइप की एंटीबॉडीज़ बनी हैं तो फिर उस हिसाब से हम पैथोजन का पता लगा सकते हैं कि वो कौन सा इन्फेक्शन कॉज कर रहा है और उसे कैसे हटा सकते हैं। तो फिर जैसे कि अगर हमें वायरल फीवर हो गया तो फिर उसके लिए अलग एंटीबॉडीज़ आएंगी, प्रोड्यूस होगी हमारे बॉडी के द्वारा ताकि वो उसे डिस्ट्रॉय कर सके और हम उन एंटीबॉडी को स्टडी कर सकते हैं। और या तो जब ज़ुकाम आता है तो फिर तब अलग टाइप की एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी रिलीज़ करेगी ताकि वो उस वायरस को हटा सके, टर्मिनेट कर सके। तो फिर हमने लर्न किया कि इन्फेक्शन जब पैथोजेंस के द्वारा होता है तो फिर हम उसे कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं विद दी हेल्प ऑफ एंटीजेंस। या तो हम देखेंगे कि कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, या तो हम देखेंगे कि कौन सी टाइप की एंटीबॉडीज़ बन रही है हमारी बॉडीज़ में ताकि वो सिंथेसाइज अगेंस्ट दी पैथोजन। कैसी टाइप की एंटीबॉडीज़ बन रही है ताकि वो एंटीबॉडीज़ उस पैथोजन को हटा सके, टर्मिनेट कर सके। तो फिर इन दोनों मेथड से हम इन्फेक्शन पैथोजन के द्वारा बन रहा है उसे डिटेक्ट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। डिटेक्ट का मतलब फाइंड आउट। ट्रांसजेनिक एनिमल्स दैट हैड their DNA manipulated to possess and express an extra foreign gene are known as transgenic animal। तो फिर ट्रांसजेनिक एनिमल ऐसे एनिमल होते हैं जिनका ना DNA बदल जाता है, क्योंकि उनके DNA को जो फॉरेन जीन है उस एक्सप्रेस करना पड़ता है उनके DNA को। तो फिर ऐसे एनिमल्स को ट्रांसजेनिक एनिमल्स कहते हैं। तो फिर अभी जो फॉरेन जीन है ये एक्सप्रेस होता है ड्यू टू ह्यूमन मैनिपुलेशन ऑन एनिमल DNA।
तो इसका मतलब ये है कि ह्यूमंस अपने बेनिफिट के लिए एनिमल्स की जीन्स को बदल देते हैं, तो उसे मैनिपुलेशन यहाँ पर कहा गया है, ताकि क्या कहते हैं ह्यूमंस को वो डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक दिखे एनिमल में, इसलिए वो एक्स्ट्रा जीन को वहाँ पर एक्सप्रेस करने के लिए मजबूर करते हैं एनिमल्स में। तो फिर जो एनिमल जिनका डीएनए अब बदल चुका है ड्यू टू फॉरेन डीएनए जीन या फिर एक्स्ट्रा जीन, तो फिर ऐसे एनिमल्स को कहेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक रैट्स, रैबिट, पिग्स, शीप, काउ एंड फिश हैव बीन प्रोड्यूस्ड। तो फिर ट्रांसजेनिक एनिमल्स में आते हैं रैट्स, रैबिट्स, पिग्स, शीप, काऊ और फिश, जो अभी ट्रांसजेनिक एनिमल बने हैं, जिनको ट्रांसजेनिक एनिमल बनाया है। Although over 95% of all existing transgenic animals are mice, तो फिर जो माइस है वो 95% में आते हैं जो ट्रांसजेनिक एनिमल बने हैं। तो फिर बाकी 5% जो है ट्रांसजेनिक एनिमल वो है रैबिट्स, पिग्स, शीप, काऊ और फिश, और बाकी 95% है माइस जो है ट्रांसजेनिक एनिमल जिन्हें बनाया है। वाई आर दीज एनिमल बीइंग प्रोड्यूस्ड, ये एनिमल्स क्यों बना रहे हैं, हम इनके डीएनए में बदलाव क्यों करें इन एनिमल्स के। हाउ कैन मैन बेनिफिट फ्रॉम सच मॉडिफिकेशन, अब इंसान को कैसे फ़ायदा होगा एक एनिमल के जीन को बदल के। लेट अस ट्राई एंड एक्सप्लोर सम ऑफ कॉमन रीज़न, तो फिर अब हम कुछ कॉमन रीज़न्स को देखेंगे कि ये ट्रांसजेनिक एनिमल क्यों हेल्पफुल है, क्यों फ़ायदेमंद है। नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, द ट्रांसजेनिक एनिमल कैन बी स्पेसिफिकली डिज़ाइंड टू अलाउ द स्टडी ऑफ हाउ जीन्स आर रेगुलेटेड। तो फिर हम ट्रांसजेनिक एनिमल को स्पेसिफिकली उसमें डीएनए बदलाव ला सकते हैं, ताकि हम ये स्टडी कर सके कि जीन कैसे रेगुलेट होता है उस एनिमल के अंदर, डीएनए कैसे रेगुलेट होता है उस एनिमल के अंदर, एंड हाउ दे अफेक्ट द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी एंड इट्स डेवलपमेंट। तो फिर अब ये जो जीन जो एनिमल के अंदर रेगुलेट हो रहा है वो कैसे अफेक्ट करता है वो उस एनिमल के नॉर्मल फंक्शन को, जीन कैसे अफेक्ट करता है, और उसके डेवलपमेंट को कैसे जीन अफेक्ट करता है, उस एनिमल के जीन कैसे अफेक्ट करते हैं उस एनिमल के डेवलपमेंट को। एग्जाम्पल, स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्टर इन्वॉल्व इन ग्रोथ एज सच एज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। तो फिर हम यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि हम मान लो हमें स्टडी करना कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स के जो ग्रोथ में इन्वॉल्व होती है, फैक्टर्स जो कॉम्प्लेक्स फैक्टर ग्रोथ में इन्वॉल्व होती है उसकी हमें स्टडी करनी है। जैसे कि इंसुलिन ले लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। तो फिर इंसुलिन जैसे ग्रोथ फैक्टर को हम स्टडी करना चाहते हैं, तो फिर हम कैसे करेंगे, बाय इंट्रोड्यूसिंग जीन फ्रॉम अदर स्पीशीज़। अब हमने दूसरे ही स्पीशीज़ से एक एनिमल में डाल दिया जीन एंड ऑल्टर द फॉर्मेशन ऑफ दिस फैक्टर, और हमने इस ग्रोथ फैक्टर के फॉर्मेशन को बदल दिया क्योंकि हमने उस एनिमल में बाहर की स्पीशीज़, अलग ही स्पीशीज़ से लाया था वो जीन। तो फिर यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक मान लो ये एनिमल है, ये नॉर्मल है, इसमें अभी कोई बदलाव नहीं हुआ है, इसमें कोई डीएनए डाला नहीं है जो इसमें मल्टीप्लाई हो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं डाला। और मान लो फिर हमने ये दूसरे एनिमल से, एक दूसरे स्पीशीज़ से निकाला, इसी एनिमल के दूसरी स्पीशीज़ से निकाला एक जीन या फिर डीएनए, और हमने इस एनिमल में डाल दिया। तो फिर अब इस एनिमल में जो चेंजेस होगी उस ग्रोथ फैक्टर में, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर में, तो उसे स्टडी करेंगे, दी बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स दैट रिजल्ट। तो फिर अब हम स्टडी करें कि हमने जो इसमें ये जो
दूसरे स्पीशीज़ से जीन या फिर डीएनए डाला, उसके कारण क्या बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं और कैसे ये जो ग्रोथ फैक्टर है वो बदल रहा है, फॉर्मेशन ऑफ दिस फैक्टर ऑल्टर। तो फिर अब ये जो हमने जो नया जीन डाला है तो फिर ये कैसे बदल रहा है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर को, और बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स क्या आ रहे हैं इस एनिमल में, क्यों जो हमने जिस दूसरे स्पीशीज से जो जीन लिया था उसे इंट्रोड्यूस करके।